So, gentlemen, welcome back for the third and the last session for today, training number 4 for OSHA General Industry 30 hours. So, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज मैनेजमेंट ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, इसमें हमने बात की सबसे पहले सेफ्टी एंड हेल्थ को मैनेज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनमें सबसे पहला पॉइंट होता है मैनेजमेंट की या लीडरशिप की कमिटमेंट। कमिटमेंट का क्या मतलब होता है? कमिटमेंट का मतलब ये होता है कि वो सीरियस हैं अपने वर्कर की सेफ्टी को या हेल्थ को इंश्योर करने के लिए। और उनकी जो कमिटमेंट है वो डिफरेंट तरीकों से नज़र आती है, आपको पता चलता है। ठीक है, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी देते हैं और हेल्थ एंड सेफ्टी के रिसोर्स हायर करते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हो आपकी वर्क साइट के ऊपर तो इसका मतलब है आपकी मैनेजमेंट कमिटेड है। दूसरा जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि कमिटमेंट के बाद मैनेजमेंट के लिए दूसरा पॉइंट है एनालाइज करना, आपके पूरे वर्क साइट के अंदर उसका एनालिसिस करना ताकि पता चले कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर या ऑफिस के अंदर जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं उसमें किस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनमें से हेजेडियस एक्टिविटीज कौन सी हैं, उनमें से ऐसी एक्टिविटीज कौन सी हैं जो रिस्क क्रिएट करती हैं और जिसकी वजह से वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर गाड़ियां आपकी पुरानी है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट का रिस्क काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना। इसी तरह अगर वहाँ पे कोई मतलब आपकी मशीनरी पुरानी है और उससे नॉइज जनरेट हो रहा है बहुत ज़्यादा और स्टैंडर्ड लेवल से ज़्यादा है तो इसका मतलब हाई रिस्क है और वहाँ पे आपके वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो एनालिसिस करने के बाद तमाम एक्टिविटीज़ अब आपने बेसिकली एनालिसिस में तो तमाम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है और हैजर्ड को आइडेंटिफिकेशन में आपने बेसिकली उन एक्टिविटीज़ को उसमें से सेग्रीगेट करना होता है, मतलब उसमें से चुनना होता है जिनके अंदर कोई हैजर्डियस सिचुएशन मौजूद है। मसलन एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हो रही हैं आपकी कंपनी के अंदर, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं पे मतलब है कि आपके ऑफिस में लोग काम कर रहे हैं, कहीं पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस का काम हो रहा है, बहुत सारे काम हो रहे हैं वहाँ पे। लेकिन सारी एक्टिविटीज़ तो हैजर्डियस नहीं ना होती, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर हैजर्ड्स मौजूद होते हैं और वो रिस्क बन जाते हैं अगर उसके अंदर लाइकलीहुड और सिविरिटी का एलिमेंट आ जाए, यानी दो चीज़ें जो कि हैजर्ड को कन्वर्ट करती हैं रिस्क के अंदर, अगर वो दो चीज़ें आ जाए तो वो फिर क्या होता है, वो रिस्क बन जाता है और रिस्क जो होता है वो हादसे का बायस बनता है। ठीक है ना। उसको रिस्क को मिटिगेट करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है और यही हेल्थ एंड सेफ्टी के जो लोग होते हैं उनकी बुनियादी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ना सिर्फ उन तमाम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करें, उनमें से जो हैजर्डियस एक्टिविटीज़ हैं उनको अलग करें और फिर उनके अंदर अगर कोई रिस्क मौजूद है तो उनको भी कैलकुलेट करें उस रिस्क को, ताकि वो फिर फर्दर आगे कंट्रोल मेजर्स उनके बना सकें। अब देखें जो यूके का मॉडल है ना, उसमें जब आप हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनके अंदर जो रिस्क मौजूद होते हैं उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कहते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है ना। अब रिस्क असेसमेंट के 5 स्टेप्स हैं जिसमें पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई दी हैजर्ड्स, फिर कैलकुलेट दी रिस्क। ठीक है ना। फिर उसको मतलब है कि एवेलुएट द रिस्क, उसके बाद फिर कंट्रोल मेजर्स को वहाँ पे इन प्लेस करना और उसके बाद उसको रिव्यू करना, उसकी रिकॉर्डिंग मतलब रिपोर्ट करना, उसकी रिपोर्ट बनाना रिस्क असेसमेंट की और उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के बाद उसको रिव्यू करना, अपडेट करना। लेकिन जो यूएसए का मॉडल है ना, अमेरिका का मॉडल है, उसमें रिस्क असेसमेंट कवर्ड यूज नहीं होता, उसमें होता है हैजर्ड जॉब हैजर्ड एनालिसिस या जॉब सेफ्टी एनालिसिस। चीजें दोनों एक ही हैं, वो भी यही काम करती है, रिस्क असेसमेंट भी, जॉब हैजर्ड एनालिसिस भी, उसका मकसद यही होता है। लेकिन दोनों के स्टेप्स में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है ना। मतलब है कि यहाँ पे जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है इसका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है और जो यूके मॉडल में रिस्क असेसमेंट होती है चीज़ एक ही है दोनों, मतलब उसका भी काम जो भी हेजडियस एक्टिविटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके अंदर जो रिस्क मौजूद है उनको फाइंड आउट करना, उनको कैलकुलेट करना, उनकी इवेल्युएशन करना और उसके बाद उनको कंट्रोल करना। जॉब सेफ्टी एनालिसिस का भी यही मकसद होता है। तो एम्प्लॉयर की ये जो आपकी मैनेजमेंट है, अगर वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस करवा रही है आपके
कंपनी के अंदर कोई जो एक्सपर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोफेशनल है वो जॉब सेफ्टी एनालिसिस वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट बेहतर है, क्योंकि आपकी जब जॉब सेफ्टी एनालिसिस हो रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। जब रिस्क की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और उनका लेवल आप इवेलुएट कर लेते हैं, तो फिर डेफिनेटली उनके कंट्रोल मेजर्स भी वहाँ पे लाजमी मौजूद होंगे। और जब कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे आपने अप्लाई किए हुए होंगे तो इसका मतलब है कि सेफ्टी को आपने इंश्योर किया हुआ है। तो साइट एनाल पहले कमिटमेंट, फिर साइट एनालिसिस, फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ द हैजर्ड्स जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस के थ्रू की जाती है। उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है, मतलब है कि आपका ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स का, ठीक है ना। जब आपने मैनेजमेंट का एक सीक्वेंस है ना, मैंने आपको बताया कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है वो एक सीक्वेंस के तहत चलती है, जिसमें टॉप से मैनेजमेंट की कमिटमेंट, फिर एनालिसिस ऑफ द ओवरऑल साइट, उसमें तमाम एक्टिविटीज को एनालाइज करना कि किस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, फिर उसके बाद हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, मतलब जो उसमें से मोस्ट डेंजरस एक्टिविटीज हैं और उसमें किस किस्म के हैजर्ड्स मौजूद हैं, और उन हैजर्ड्स के अंदर जो रिस्क मौजूद है उनको आइडेंटिफाई करना, और रिस्क की आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक यूज होती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस यूएसए के मॉडल के अंदर, जिसको जॉब हैजर्ड एनालिसिस भी कहते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी कहते हैं। तो जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिस्क को, मतलब पहले तो आपने हैजर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद देखिए तमाम हैजर्ड रिस्की नहीं होते। हैजर्ड का मतलब होता है हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी हर हैजर्ड जो है वो कॉज हार्म नहीं करता। ये आपके जेहन में एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि तमाम जो हैजर्डियस एक्टिविटी होती हैं वो जरूरी नहीं होता कि वो लाजमी रिस्क बने, ठीक है ना। रिस्क बनने के लिए दो मजीद चीजों की जरूरत होती है, एक होती है लाइकलीहुड, दूसरी होती है सिविरिटी, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे इसकी आपको एक मैं मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कहीं पे घड़ा है, मतलब 2 फीट 3 फीट का एक घड़ा है, ठीक है ना। अब उसके अंदर क्या हैजर्ड है, उसके अंदर हैजर्ड ये है कि कोई भी शख्स अगर वहां से गुजरे उस एरिया में जहाँ पे वो घड़ा है, अगर उसका ध्यान ना हो उस घड़े की तरफ, तो वो उससे टकरा के उसके अंदर गिर जाएगा, गिर सकता है। ये उसके अंदर पोटेंशियल है हैजर्ड का, हैजर्डियस जो मतलब एक्टिविटी है। अब जब बंदा गिरेगा तो उसकी सिविरिटी होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यानी वो जख्मी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दोनों फैक्टर आगे, दोनों फैक्टर तब आएंगे जब उसमें लाइकलीहुड होगी किसी के गिरने की। अब वो घड़ा अगर आपके किसी जंगल में है, वो जंगल में जहाँ पे कोई इंसान मौजूद ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पे आप 50 घड़े भी वहां पे आप डाल दें, पोटेंशियल तो उसके अंदर है ना नुकसान काज करने की, लेकिन क्योंकि उसके अंदर लाइकलीहुड नहीं है किसी के गिरने की, कोई इंसान वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो रिस्क नहीं है, ठीक है ना। जब है ही नहीं, लाइकलीहुड ही नहीं है, तो फिर इंजरी भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अगर वो घड़ा जंगल के अंदर है जहाँ पे इंसानों की एक्सेस नहीं है, जहाँ पे इंसान नहीं जा पाते, तो वो हैजर्ड तो है वहां पे भी, लेकिन रिस्क नहीं होगा वहां पे, ठीक है ना। लेकिन वही घड़ा अगर आप मिसाल के तौर पे किसी बिजी मार्केट के अंदर वो घड़ा मौजूद हो, कोई गटर हो उसका ढकना ना हो, जहाँ पे लोग रेगुलर आते जाते हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें लाइकलीहुड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की जब मूवमेंट हो रही है तो ये चांस है कि वो कोई भी वहां पे गिर सकता है, यानी यहाँ पे लाइकलीहुड मौजूद है। लेकिन अगर वही घड़ा जो है किसी जंगल में है तो वहां पे लाइकलीहुड नहीं है, ठीक है ना। तो जब लाइकलीहुड होगी किसी के गिरने की, तो इसका मतलब है अब वहां पे रिस्क मौजूद है। जब लाइकलीहुड है तो सिविरिटी भी साथ डेफिनेटली आएगी, क्योंकि जब बंदा अगर खुदा ना खास्ता उसमें गिर गया, तो अगर वो मतलब है कि छोटा गड़ा है तो हो सकता है छोटी इंजरी हो, अगर ज्यादा बड़ा गड़ा है या नीचे कोई पत्थर पड़े हुए हैं या कोई मटेरियल पड़ा हुआ है या कोई शार्प एजेस पड़े हुए हैं, तो उससे उसकी इंजरी सीरियस हो सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दैट जो होल है, उसका गड़ा है, उसमें जब ये दो चीजें आ जाएंगी, लाइकलीहुड और सिविरिटी, तो फिर क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो हम रिस्क होता है। तो जब आप रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं, आप ये देखते हैं, मसलन अगर फर्ज करो वहाँ पे मार्केट बिजी एरिया में अगर गड़ा है, अगर वहाँ पे 1 घंटे में सुबह के टाइम पे अगर बिजी टाइम में वहाँ पे 100 लोग मूव करते हैं,
हो सकता है रात के वक्त वहां पे 10 लोग मूव करें, या 10 भी ना करें, 3 या 4 मूव करें। तो क्या होगा कि दिन के वक्त लाइक्लीहुड ज्यादा है क्योंकि ज्यादा मूवमेंट है, किसी के गिरने के चांस ज्यादा है। रात के वक्त मूवमेंट कम है, इसलिए गिरने के चांस भी कम है। तो इससे हम रिस्क का लेवल कैलकुलेट करते हैं। लाइक्लीहुड जब ज्यादा होगी तो रिस्क भी ज्यादा होगा, जब लाइक्लीहुड कम होगी तो रिस्क भी कम होगा। इसी तरह जो इंजरी उससे जनरेट हो सकती है, उसको हम जब लाइक्लीहुड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें ओवरऑल रिस्क की रेटिंग पता चल जाती है। अगर हमारा रिस्क, रिस्क के लेवल्स होते हैं ना, लो लेवल रिस्क, मीडियम लेवल और हाई लेवल, अगर हमें पता चल गया कि कोई रिस्क जो है वो हाई लेवल पे है या मीडियम लेवल पे है, तो फिर हम, हमारा फर्ज बनता है एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल कि हम उसको डाउन करें, उस रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पे लेके आए। एक्सेप्टेबल लेवल क्या होता है? मिनिमम लेवल कि जहाँ पे लाइकलीहुड और सिविरिटी उसकी मिनिमाइज हो, कम से कम हो। मिसाल के तौर पे अगर आप उस घड़े के ऊपर एक वार्निंग साइन लगा देते हैं, ये आपने एक कंट्रोल मेजर्स लिया ना। वार्निंग साइन से क्या होगा कि लोग अगर उसके इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे गड्ढा है। तो ये कंट्रोल मेजर लेने से लाइकलीहुड रिड्यूस हो जाएगी उसके अंदर, गड्ढे के अंदर गिरने की, ठीक है ना। जब लाइकलीहुड रिड्यूस होगी यानी चांस गिरने का कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप उसको ऑल टुगेदर उसको बिल्कुल ही कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप उस गड्ढे को फिल कर दें, उसके ऊपर कोई ढक्कन लगा दें, फिर तो मतलब है कि लाइकलीहुड भी जीरो हो जाएगी और सिविरिटी भी जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब इस तरह मुख्तलिफ कंट्रोल मेजर से आप रिस्क लेवल को, अगर वो हाई लेवल का रिस्क हो गया तो उसको ब्रिंग डाउन करते हैं, नीचे लाते हैं एक्सेप्टेबल लेवल पे, ताकि उससे कोई इंजरी ना हो। तो हैजर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ये जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, हेयरआर्की ऑफ कंट्रोल, जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास होता है एलिमिनेशन का, कि आप उस खड्डे को मुकम्मल तौर पे फिल कर दें, एलिमिनेट ही कर दें उस हैजर्ड को, ना वहाँ पे हैजर्ड हो, ना कोई रिस्क का चांस हो, ना वहाँ पे कोई गिरे, ना कोई चोट लगे, तो ये हैजर्ड मुकम्मल एलिमिनेट हो गया। अगर आप वहाँ पे मतलब है कि सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट से मुराद ये है कि आधा घड़ा आप भर देते हैं, आधा अभी तक मौजूद है, तो इसका मतलब है कि मतलब आपने हल्का कर दिया है उस रिस्क को, लेकिन मुकम्मल तौर पे कम नहीं किया। लेकिन अगर आप तीसरा ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल का क्या मतलब है कि उसके इर्द गिर्द कोई आप फेंस लगा दें, उस गड्ढे के इर्द गिर्द, ठीक है ना, ताकि कोई उसके अंदर गिरे ना, चांस ना हो। जिस तरह मशीन के गार्ड्स आप लगा देते हैं, इसी तरह उसके गड्ढे के इर्द गिर्द फेंस लगा दें। इसको कहते हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल। अगर ये भी नहीं होता तो फिर आप अपने वर्कर्स को, जो लोग वहाँ पे मूव कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दें, उनको ट्रेनिंग दें, उनको बताएं कि जी ये गड्ढा है, इसके अंदर आप गिर सकते हैं, इसके आपको चोट लग सकती है, तो आप इसको अवॉइड करें, यहाँ से करीब से ना गुजरें, ठीक है ना। तो इस तरह कर सकते हैं, या आप कोई पीपीई पहन सकते हैं लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। मसलन अगर आपके पास बाकी ऑप्शन काम नहीं कर रहे, तो आप क्या करें कि कोई मजबूत से गार्ड पहन लें, पाँव के ऊपर सेफ्टी शूज पहन लें, ठीक है, घुटनों के ऊपर जो है वो अपने शिन गार्ड्स लगा लें। तो उससे क्या होगा, अगर आप खुदा ना खास्ता उसमें गिर भी गए हैं तो आपको चोट कब लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये हैजर्ड प्रिवेंशन कंट्रोल आप कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोवाइड करना ट्रेनिंग, ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तमाम वर्कर्स को आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है, उनके सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं। देखें, जब आप साइट का एनालिसिस करते हैं ना मैनेजमेंट के अंदर, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस किस्म की है, उसके अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स हैं। हर जो वर्क साइट होती है वो डिफरेंट नेचर की होती है। मसलन कहीं पे आप देखें कि केमिकल्स अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहाँ पे केमिकल से रिलेटेड जो हैजर्ड्स होंगे या रिस्क होंगे वो ज़्यादा होंगे। कहीं पे अगर मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे आप देखिए डस्ट का फैक्टर बहुत ज़्यादा होगा, या इसके रिलेटेड और वेल्डिंग हो रही है तो वेल्डिंग से रिलेटेड हैजर्ड्स होंगे, रिस्क होंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है आप अपनी वर्क साइट को एनालाइज करें, ताकि आपको पता चले कि किस किस्म के हैजर्ड्स हैं और उसमें किस किस्म के रिस्क मौजूद हैं। उसके मुताबिक आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। मसलन अगर फर्ज करें केमिकल्स वाली इंडस्ट्री है, तो उससे हैजर्ड कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करें, या जो केमिकल्स सेफ्टी के प्रोग्राम है वहाँ पे आप उनको लॉन्च करें। तो इस तरह आप अपनी स्पेसिफिक टू द नीड आप अपने सेफ्टी प्रोग्राम डेवलप करते हैं, ठीक है जी।
आगे आते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स। मसलन किस किस्म के सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स आप डेवलप कर सकते हैं, लाइक हैजर्ड कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, इमरजेंसी एक्शन प्लान है। ये जो इमरजेंसी एक्शन प्लान है ये भी आपका एक सेफ्टी प्रोग्राम है, हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम है, जिससे आप अपनी इमरजेंसीज को डील कर सकते हैं। फिर उनकी ट्रेनिंग देना भी आपका काम है एज ए एम्प्लॉयर, या इवन आप अगर एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मसलन आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर हैं अपनी साइट के, या हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो ये इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना, उसके मुताबिक अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, ये भी आपका काम है। इसी तरह एनर्जी कंट्रोल प्रोग्राम ये भी हो सकता है, फॉल प्रोटेक्शन प्रोग्राम हो सकता है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर चेकलिस्ट, ये चंद मिसालें दी हुई हैं कि इस किस्म के प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं अपनी वर्क साइट्स के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दी नीड, जिस किस्म की आपकी नीड होगी। सबसे पहले मैंने आपको बताया ऊपर, मैं बार बार इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर, कि जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे अपनी पूरी वर्क साइट का, अपने जॉब नेचर का, आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस किस्म के हैजर्ड्स हैं, और फिर उसके मुताबिक ही आपने कंट्रोल मेजर्स भी बनाने हैं, उसके मुताबिक ही आपने अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग भी देनी है, और जो प्रोग्राम सर आपने। आपकी आवाज ब्रेक हो रही बहुत ज्यादा। आवाज़ ब्रेक हो रही है मेरी? जी, उम्मीद तो है कि ठीक होनी चाहिए आवाज़। वो हो सकता है आपके एंड पे मतलब नेटवर्क का कोई इशू हो। बहरहाल चले, मैं देखता हूँ, अगर मजीद ब्रेक होती है तो काइंडली मुझे बताइएगा दोबारा है। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज़ क्लियरली आप तक पहुँच रही है। मुझे काइंडली बता दें जो लोग जी अभी। जी अभी क्लियर आ रही है, लेकिन आपने वो इमरजेंसी एक्शन प्लान से जब स्टार्ट किया तब नहीं आई। थोड़ी ब्रेक हुई होगी, मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है कि नेटवर्क का जो इशू है पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली। बट एनीवेज, रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप रिव्यू कर सकते हैं। पर अगर आप दोबारा कहते हैं तो मैं इसको इमरजेंसी एक्शन प्लान को दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं आप डेवलप करते हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल अपनी वर्क ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो मैं बात जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, आपको दोबारा आपकी तवज्जो उस तरफ लाना चाह रहा हूँ, दैट इज द वर्क साइट एनालिसिस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, ठीक है ना। जब आपका एनालिसिस ठीक होगा अपनी वर्क साइट का, इसको हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निकल टर्म यूज होती है, दैट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर अगर आप जो है आईएसओ का जो मैनेजमेंट सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का, 45,001, जो कि पूरी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने का एक डिटेल्ड मेथड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो, और उससे पूरी आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज हो जाती है वर्क साइट के अंदर। और मैनेजर्स के लिए तो वो लाजमी होता है कोर्स, ठीक है ना। अब अगर वो उसको आप जब भी करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि ये जो एनालिसिस है, सबसे पहली जो क्लास है ऑपरेशनल क्लास 4, वो है इससे रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना। कि मतलब आप इस चीज का एनालिसिस करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है, इसके अंदर एक्टिविटीज किस किस्म की हो रही हैं, और इससे इसमें हैजर्ड्स किस किस्म के हैं, ठीक है ना। जब आप अपनी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो फिर ही आप, मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे ये जो ऑफशोर ड्रिलिंग प्लांट होते हैं जहाँ पे ऑयल रिग्स होती हैं, ठीक है ना। अब जो ऑफशोर होते हैं वो होते हैं पानी के ऊपर, ठीक है ना। अब जो खुश्की पे होते हैं उनमें पानी की इस तरह बहुतायत नहीं होती, कसरत नहीं होती। तो दोनों में फर्क आ गया ना, मतलब रिस्क का, जो ऑन ग्राउंड होते हैं, ऑन शोर होते हैं, ठीक है, उनमें, और ऑफ शोर जो होते हैं उनमें फर्क आ जाता है। मतलब रिस्क के नोयत थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, अगरचे बहुत सारे कॉमन रिस्क भी होते हैं, मतलब मशीन हैजर्ड्स जो हैं, या मतलब है कि वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन है वो, लेकिन जो ऑफ शोर है उसमें एक एडिशनल रिस्क आ जाता है ड्राउनिंग का, कि पानी में आप डूब सकते हैं, या आपका प्लांट जो है वो रस्ट का शिकार हो जाता है, या हवा ज़्यादा चलती है, इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उससे वो टूट फूट का शिकार हो जाता है, को तूफान आ गया एटसेट्रा। तो थोड़ी नीयत नोयत जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट चेंज होती रहती है। तो इसलिए आपका बहुत ज़रूरी है एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल कि आप अपनी वर्क साइट को प्रॉपर एनालाइज करें, तभी आप ये बाकी एक्टिविटीज सही तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अब जब आपने डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो अपनी नीड के मुताबिक, अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, अपने एनालिसिस के मुताबिक डेवलप कर लिए हैं, मसलन मिसाल के तौर पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में
एमरजेंसीज का एक्शन प्लान नेसेसरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि एमरजेंसीज वहाँ पे होती रहती हैं, इंसिडेंट हुए हैं। जो डेटा है वो आपको बताता है, पिछले पिछले रिकॉर्ड्स हैं वो आपको बताते हैं कि वहाँ पे हर 2-3 माह के बाद कोई ना कोई फायर की इमरजेंसी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि आपको फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाना ज़रूरी है। तो जब आप इमरजेंसी एक्शन प्लान बना लेते हैं तो फिर आपने उसको इवेलुएट भी करना होता है। मतलब आप ये देखना होता है जो प्लान आपने बनाया कि आप प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, उससे कोई आपकी सेफ्टी भी इंश्योर हो रही है, यहाँ के वो एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली आपको होता है पाकिस्तान में या हमारे जो एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे ये एक बीमारी है बहुत बड़ी, कि हम लोग खुद से चीज़ें सीखते नहीं हैं, ना हम अंडरस्टैंड करते हैं, ना हम मतलब है कि उसको सीखना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इजी काम इजी को, दूसरी कंपनी का छापा मारा, उसका टेम्पलेट उठाया, उसके ऊपर चीज़ें चेंज की, और बाज़ का तो हम पूरी तरह कर भी नहीं पाते चेंज, ठीक है ना, बहुत सारी मतलब एडिटिंग हम सही तरीके से कर भी नहीं पाते, और अपने नाम से साइन किया और मैनेजमेंट को पेश कर दिया जी ये मैंने प्रोग्राम बनाया जी इमरजेंसी एक्शन प्लान का। तो अगर ये वाली प्रैक्टिस होती रहती है तो इसका मतलब है कि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की काबिलियत नहीं है आपके अंदर, और अगर खुदा ना खास्ता कोई रियल इमरजेंसी हो गई तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आपका, क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने उसको अंडरस्टैंड ही नहीं किया, आपने बनाया ही नहीं है, तो आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे उसको। जबकि अमेरिका के अंदर या यूके के अंदर या यूरोप के अंदर ये बिल्कुल ये काम नहीं होता कि किसी दूसरे का आपने टेम्पलेट उठाया। आप उससे गाइडलाइन जरूर ले सकते हैं किसी दूसरे के टेम्पलेट से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही वो मना होता है, या आप उससे गाइडलाइन ले सकते हैं, यार ये इस तरह बनता है, लेकिन ये इंडस्ट्री और है, हमारी इंडस्ट्री और है, हम इससे गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन आप वर्ड बाय वर्ड छापा नहीं मार सकते, उससे आपको नुकसान होगा। तो जब आपने एक्शन प्लान बना लिया, कोई भी प्रोग्राम बना लिया, उसकी इवैल्यूएशन करनी ज़रूरी होती है, और इवैल्यूएशन का एक प्रोसीजर जो है वो ओशा स्टैंडर्ड के अंदर दिया हुआ है, जिसमें पहला स्टेप ये है कि असेंबल ए टीम। जब आपने कोई भी प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना है, चेक करना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है, जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनकी एक टीम बनाएं, फिर उसके बाद रेलेवेंट डेटा कलेक्ट करें। आप ये देखें फिर जो मतलब आपने प्रोग्राम जो है जब से इफ़ेक्टिव की है यहाँ पे इनइफेक्टिव की है, उससे उस दौरान में जो आपने डेटा कलेक्ट किया है और उससे जो प्रीवियस डेटा है उसको एनालाइज करें। आप देखें कि 3 माह पहले जब ये प्रोग्राम काम नहीं कर रहा था तो उस वक्त एक्सीडेंट का रेट क्या था, इंजरी का रेट क्या था, मतलब कितनी इंजरीज होती थी, अब कितनी हो रही हैं, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि क्या फ़र्क आया उसमें, क्या ये प्रोग्राम इफेक्टिवली काम कर रहा है, मतलब आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है कि आपके इंसिडेंट कम हो रहे हैं। अगर तो बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अंदर कोई गड़बड़ है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है, उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो अगर आपका डेटा ये आपको कहता है कि मतलब आपके इंसिडेंट एक्सीडेंट रिड्यूस हुए हैं, उनका नंबर कम हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है इफेक्टिव है, और उसको टाइम टू टाइम इवेलुएट करते रहे ताकि उसकी इफेक्टिविटी का आपको पता चले। फिर जब फोर्थ स्टेप ये है कि जो भी रिजल्ट निकले आपकी इवेल्युएशन का, उसको आप अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, ठीक है जी। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड इलनेस, ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटा कैसे कलेक्ट होगा आपका। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है या उसको डेवलप करना है या उसको एवेलुएट करना है, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है, डेटा। अगर डेटा आपके पास नहीं है, अगर आपने कोई डेटा कलेक्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया, मतलब आप अपनी इंजरीज को रिपोर्ट ही नहीं करते, उनको रिकॉर्ड ही नहीं करते, उनकी रिपोर्ट ही नहीं बनाते, उनको कहीं रिकॉर्ड नहीं करते, तो क्या होगा, आपके पास डाटा नहीं आएगा। जब आपके पास डाटा नहीं आएगा तो आप ना प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं, ना आप प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ओशा इस चीज़ के ऊपर बहुत जोर देती है, और इनका एक लॉ मौजूद है, जैसे आल्सो नोन एज पार्ट 1904, ये एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मौजूद है 1904 का। 1904 सन नहीं है ये, इसका नंबर है, जिस तरह हमारा जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है ना 1910, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का 1926, इसी तरह ये रिपोर्टिंग रिकॉर्डिंग इंजरीज का एक स्टैंडर्ड है जिसको 1904 कहते हैं। इस स्टैंडर्ड के थ्रू, इस स्टैंडर्ड के ये कहता है कि जब आप की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी किस्म की कोई इंजरी हो तो वो आप रिपोर्ट भी करें और रिकॉर्ड भी करें, ठीक है जी। ये मतलब आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं
कि मतलब किन किन सूरतों में आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, ला इसको आप थोड़ा रीड कर दीजिएगा, ये हमारी कोई मतलब ऑपरेशनल प्लानिंग में कोई इसकी इतनी अहमियत नहीं है। ठीक है ना। आप उसके बाद आप डिटर्मिनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनिंग वर्क रिलेटेडनेस। ये स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जब आप कोई भी इंजरी जो कि आपने रिपोर्ट करनी है या उसका रिकॉर्ड बनाना है, या कोई हेल्थ इलनेस हुई है, तो आप ये देखिए सबसे पहले कि क्या आपकी वर्क साइट के ऊपर हुई है, या ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा इन्फेक्शन बाहर से लेके आ गया, आपका वर्कर है वो घर से इन्फेक्ट हो गया आपकी वर्क साइट के ऊपर आ गया, तो आप उसको फिर मतलब है कि वर्क रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अपनी बाहर से लेके आया। तो आपने उसकी रिलेटेडनेस को जज करना, उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या आपकी वर्क साइट के ऊपर कोई ऐसी हेज़ार्डियस एक्टिविटी है जिसकी वजह से उसको हेपेटाइटिस बी हुआ है, या उसको कोई इंजरी हुई है। मतलब ऐसा भी तो होता है, हो सकता है ना कि वो बाहर कहीं अपने घर में लड़ा हो और लड़ाई की हो और वहाँ पे उसको इंजरी हो गई और वो आपकी कंपनी में आ गया और काम करना शुरू कर दिया और रिपोर्ट कर रहा है जी कि मुझे मेरे हाथ में इंजरी हो गई है। तो मतलब है कि वो उसको उस वक्त साइड पे तो नहीं हुई ना, तो फिर उस सूरत में आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है उसको ट्रीट करना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी एज ए एम्प्लॉयर या एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल उसका एम्प्लॉय होने के आपने ये रिलेटेडनेस जज करनी होती है, आइडेंटिफाई करनी होती है कि जो इंजरी हुई है आपकी वर्क प्लेस के किसी इशू की वजह से हुई है या पर्सन वो खुद कहीं से लेके आ गया। तो रिलेटेडनेस को चेक करना भी आपकी मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद जब आप रिपोर्ट करते हैं उसमें मतलब आप रिलेटेडनेस को ये चेक करते हैं कि अगर वो वर्क रिलेटेडनेस है तो फिर वो रिपोर्टेबल इंजरीज कंसीडर होगी इस स्टैंडर्ड के थ्रू। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये बेसिकली इसीलिए पूछे जाते हैं कि वर्क रिलेटेडनेस को चेक किया जा सकता है, डिड द एम्प्लॉय एक्सपीरियंस एन इंजरी और इलनेस, कि वर्क के अंदर उसको ये इंजरी हुई है या नहीं हुई। अगर तो वो इंजरी कहीं बाहर हुई है तो फिर वो वर्क से रिलेटेड नहीं है। इज द इंजरी और इलनेस वर्क रिलेटेड, इसका भी सवाल का जवाब आपको खुद से सर्च करना है। अगर तो वर्क रिलेटेड है तो फिर आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इज द इंजरी और इलनेस ए न्यू केस, यानी ये कोई पहली दफा हुई है या इससे पहले भी हो चुकी है। अपडेट दी प्रीवियस रिकॉर्ड इंजरी और इलनेस एंट्री इफ नेसेसरी। ठीक है, इस तरह के ये क्वेश्चंस आपको रिलेटेडनेस को वो करने के लिए कि क्या आपकी ये इंजरी आपके वर्क रिलेटेड है या आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड है। क्योंकि आउटसाइड इन्वायरमेंट रिलेटेड इंजरी या इल हेल्थ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आती एज पर दिस स्टैंडर्ड, लेकिन जो वर्क रिलेटेड इंजरी होगी वो आपके उसमें जो रिस्ट्रिक्शन में आती है और उसको आपने रिकॉर्ड भी करना होता है, रिपोर्ट भी करना होता है। ठीक है जी। जनरल रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया क्या है मतलब रिपोर्ट करने का इंजरीज को, कि अगर फर्ज करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुदा न खास्ता कोई डेथ हो गई है, तो ये स्टैंडर्ड जो 1904 का स्टैंडर्ड है ओशा का, ये क्या कहता है कि एम्प्लॉयर्स मस्ट रिपोर्ट द डेथ ऑफ एनी एम्प्लॉय टू ओशा विद इन 8 आवर्स, यानी डेथ को आपने 8 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट करना होता है। इंजरी रिजल्टिंग इन एम्पुटेशन और इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट बी रिपोर्टेड टू ओशा विद इन 24 आवर। कोई सीरियस मतलब एम्पुटेशन हुई है, मतलब जख्म हुआ है कोई, मतलब बंदा बेहोश हो गया है और वो हॉस्पिटलाइज हो गया, इन पेशेंट है, तो उसकी इंजरी को 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करना होता है। डेज अवे वर्क, अगर कोई बंदा मतलब है कि गैर हाजिर है वर्क से, ठीक है ना, किसी इंजरी या इलनेस की वजह से और मसलसल वो 180 दिन तक वर्क पे नहीं आया, तो इसकी रिपोर्ट करना ज़रूरी है एज पर रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इंजरी लॉ। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड वर्क और जॉब ट्रांसफर evaluated by time and job function, loss of consciousness, medical treatment, diagnosis। मतलब है कि अगर किसी फिजिशियन ने उसको डायग्नोज किया है कोई स्पेसिफिक हेल्थ प्रॉब्लम उसको, या वो मतलब है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, बंदा बेहोश हो गया आपकी वर्क साइट के ऊपर, उसकी रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, फर्स्ट एड के अलावा अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसकी इंजरी इतनी सीरियस है, तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है ओशा को। ठीक है ना। अब रिपोर्ट कैसे की जाएगी, उसके लिए डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हैं। ये ओशा 300 लॉग का एक फॉर्म है, फिर ओशा 301 का एक फॉर्म है, फिर एक तीसरा फॉर्म है ओशा 300 ए समरी। ये बेसिकली ये तीनों फॉर्म एक ही मकसद के लिए यूज़ होते हैं। एक फॉर्म में और तरह की इंफॉर्मेशन, और तरह से मुराद है कि कुछ
एक पार्ट होता है इंफॉर्मेशन का, दूसरे फॉर्म में डिटेल पार्ट होता है, और तीसरे फॉर्म में इसकी समरी होती है पूरे इंसिडेंट की कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे है। तो ये तीनों फॉर्म आप फिल करके रिपोर्ट करते हैं ओशा को, ताकि ओशा के रिकॉर्ड में ये चीज़ आए कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आप अपने रिकॉर्ड में भी रखते हैं, और इस डाटा को फिर ओशा यूज़ करती है। मतलब है कि या इवन आप अपनी कंपनी के अंदर उस डाटा को एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर आपने कोई सेफ्टी का प्रोग्राम डेवलप करना है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उस डाटा के ज़रिए आप एनालिसिस करते हैं। आपको पता चलता है कि पिछले 3 माह में हमारी कंपनी में इतनी इंजरीज हुई थी, इस वजह से हुई थी। अब अगले 3 माह में हमने उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए अगर हम कोई एक्शन प्लान बना के वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब देखिए ना, उस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को भी तो आपने इवेलुएट करना है ना। जो ये मैनेजमेंट कहती है कि उसकी इफेक्टिवनेस को भी होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बना लिया, कागजों में आपने फाइल बना के रख ली है, लेकिन अमली तौर पे आप उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके एक्सीडेंट्स रुकेंगे तो नहीं, कम तो नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे वो। ठीक है ना। अगर आपका प्रोग्राम ही इनइफेक्टिव है तो फिर कभी भी प्रिवेंशन नहीं होगी। तो इसलिए उसकी इवैल्यूएशन करना भी टाइम टू टाइम ज़रूरी है। अब आ जाते हैं हम ओशा की इंस्पेक्शंस के बारे में। ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट जो वर्क साइट्स के ऊपर होती है, उसमें हेल्प करती है आपकी इंस्पेक्शन जो है ओशा की। ओशा इंस्पेक्शन का हमने इंट्रोडक्शन में भी इसके बारे में कुछ बेसिक पार्ट्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे ज़रा थोड़ा डिटेल के साथ है कि आपको ये आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है ना। इसके अलावा पोस्टिंग ऑफ नोटिस, ये सेकंड स्टेप होता है कि एम्प्लॉयर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव ओशा नोटिफिकेशन क्लियरली पोस्टेड टू इन्फॉर्म एम्प्लॉइज ऑफ देयर प्रोटेक्शन एंड ऑब्लिगेशन। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एलएमएस के अंदर एक ओशा का पोस्टर आपको प्रोवाइड किया हुआ है। वो पोस्टर जो है, वो उसको पोस्ट करना, अपने डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लगाना तमाम वर्क साइट्स के लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है ना। अथॉरिटी एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्शन, जब ओशा का इंस्पेक्टर आपके पास आता है तो उसकी आप अथॉरिटी को चेक करते हैं कि उसकी क्या अथॉरिटी है। ओशा के जो इंस्पेक्टर होते हैं वो अच्छी खासी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास, वो किसी वर्क साइट के ऊपर जा सकते हैं। और उसके बाद फिर आप कंपल्सरी प्रोसेस चेक करते हैं। मतलब देखते हैं कि मतलब आपके जो इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं आपकी फैक्ट्री के अंदर, जो इंस्पेक्टर आता है वो उसको रिव्यू करता है, मॉनिटर करता है, देखता है कि इन प्रोसेसेस के अंदर, क्योंकि आगे फिर उसने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, इंस्पेक्शन करनी होती है, और देखना होता है कि कहाँ पे ओशा के स्टैंडर्ड कंप्लाई हो रही है और कहाँ पे इनकी वायलेशन हो रही है। ठीक है। वो पूरा उसका असेस करता है। उसके बाद ये नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन भी उसी का पार्ट है। कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन, जब ये इंस्पेक्शन पूरी कंडक्ट हो जाती है, जब प्रिलिमिनरी स्टेजेस से गुजरने के बाद कंडक्ट करता है, तो अपनी वो एक रिपोर्ट बनाता है। ठीक है ना। उसको जो वायलेशन होती हैं उसको वो साइट करता है। साइटेशन का तरीका या रेफरेंस करने का तरीका मैंने आपको बताया था कैसे होता है। मसलन मिसाल के तौर पे जैसे कि एक ओशा का स्टैंडर्ड है, वो ये कहता है कि जब आप इमरजेंसी फायर इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएं, तो जो एग्जिट जो इमरजेंसी एग्जिट हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए आपकी वर्क साइट के ऊपर। लेकिन अगर 2 में से एक मौजूद है या एक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो गया, ये वायलेशन है। जब इंस्पेक्टर इसको चेक करेगा तो वो साइट करेगा, इस वायलेशन को रिलेट करेगा उस स्टैंडर्ड के साथ कि स्टैंडर्ड का ये पार्ट, ये उसका सब पार्ट ये कहता है कि यहाँ पे 2 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसकी मैंने इंस्पेक्शन की है वहाँ पे एक भी नहीं है। दैट मीन्स इट इज़ ए वायलेशन। क्योंकि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, उन्हें इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर अबूर होता है। उनको उनको पता होता है कि अगर कोई वायलेशन हुई है तो स्टैंडर्ड की किस क्लास की वायलेशन हुई है। यही आपका भी काम है, आपको भी पता होना चाहिए, ताकि आप बिफोर इंस्पेक्शन ये इंश्योर कर सकें। ये अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप अमेरिका के अंदर हैं या किसी ऐसे कंट्री में जहाँ पे ओशा के स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होते हैं, तो वहाँ पे आपने बिफोर द इंस्पेक्शन ये इंश्योर करना होता है कि वो स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उनके मुताबिक आपके लोग काम कर रहे हैं। तो वायलेशन को साइट करेगा इंस्पेक्टर। ठीक है ना। उसके बाद फिर वो अपनी रिपोर्ट बना के अपने डायरेक्टर को भेज देगा,
और वहाँ पे उसका रिव्यू होगा। रिव्यू करने के बाद फिर वो पता चलेगा कि वायलेशन जो है वो कितने टाइम में उसको क्लियर करना है, उसको ठीक करना है, या उसको कोई पेनल्टी करनी है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है ना। प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ यूजिंग सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोग्राम्स के ऊपर हम बात कर चुके हैं। जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की इवैल्यूएशन भी आपने करनी होती है, और उस प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए या इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि उस प्रोग्राम के मुताबिक काम सही हो रहा है, आप उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके मुताबिक अगर कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो भी आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी वही सारा मटेरियल है। अब आ जाए हम एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड। ये तो बेसिकली वही चीज़ है जो हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या होती हैं। मतलब नंबर एक कि अपनी कमिटमेंट को शो करना, अपनी वर्क साइट को एनालिसिस करना, हैज़र्ड असेसमेंट करना, हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना। ठीक है ना। वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड प्रोवाइड करना। ठीक है। और इस तरह मतलब और जो रिसोर्सेज हैं अप्रोप्रिएट वो अपनी मशीनरी की मेंटेनेंस को इंश्योर करना, अपनी मशीनरी की गार्डिंग को, उनके सेफ गार्ड्स को इंश्योर करना। ठीक है ना। इस तरह की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ये बेसिकली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैनेजमेंट जो है वो खुद तो नहीं करती, उसके लिए उन्होंने आगे टीम्स रखी होती हैं, रिसोर्स रखे होते हैं। मसलन एक हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजर होगा, जो वो एम्प्लॉयर होगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर देगा उसको कि मेरे बिहाफ के ऊपर तुम काम करो, इंश्योर करो कि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो ओशा के स्टैंडर्ड हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तमाम लोगों को अपने काम का पता है, वहाँ पे हैजर्ड एनालिसिस हुआ है, उसके बाद जॉब सेफ्टी एनालिसिस परफॉर्म हुआ है, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया है, रिस्क की कैलकुलेशन हुई है वहाँ पे, और उसकी कंट्रोल मेजर्स वहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जब आप करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की सारी जो है वो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर भी आती है। तो एम्प्लॉयर ने बिजनेस भी तो करना होता है, पूरी फैक्ट्री भी तो चलानी होती है। अगर वो खाली हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर ही लग जाए तो फिर बिजनेस कैसे करे, प्रोडक्शन कैसे करे, सेल कैसे करे, मार्केटिंग कैसे करे। तो इसलिए वो फिर स्पेशलाइज्ड पर्सन रखते हैं इन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। वहाँ पे आपका रोल शुरू हो जाता है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो वो, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो वाला बंदा हायर करें जो स्पेसिफिक ट्रेंड हो इस फील्ड का, उसको एक्सपीरियंस हो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने का। ठीक है ना। वो अपने लोगों की प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सके, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन होती है ओशा की और इसमें वायलेशन होती है तो सबसे पहले गिरेबान किसका पकड़ा जाएगा? आपके एम्प्लॉयर का। ठीक है ना। और उसके साथ साथ ऑब्वियसली ड्यूटीज जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको भी फिक्स किया जाता है, उसको भी मतलब है कि पेनल्टीज होती हैं। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके एम्प्लॉयर के कंधों पे आएगी ना, इसलिए एम्प्लॉयर रिस्क नहीं लेते। वो ऐसा रिसोर्स रखते हैं जो ट्रेंड हो, ठीक है, क्वालिफाइड हो। और आप अपनी ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन कैसे इंश्योर करते हैं? थ्रू डिफरेंट सर्टिफिकेशंस। आपके पास अगर सर्टिफिकेशंस हैं, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ले रखी है, आपके पोर्टफोलियो में उसका एक अच्छा खासा मवाद मौजूद है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्वालिफाइड पर्सन है। और आपका जहाँ पे भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे वो आपको जज करेंगी आपकी सर्टिफिकेशन से। ठीक है ना। और प्लस आपको आपका इंटरव्यू लेंगे, डेफिनेटली आप वो भी ये भी चेक करेंगे कि आपके पास ये जो 8-10 सर्टिफिकेट्स हैं, जो क्वालिफिकेशंस आपने की हैं, क्या इसके मुताबिक नॉलेज भी है आपके पास, मे भी वो कोई टेस्ट भी आपका ले लें। ठीक है ना। तो इस तरह मतलब है कि वो वेरीफाई करते हैं कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं सर्टिफिकेट उनको, वो आपने खुद से ट्रेनिंग लेके अचीव की है, ना कि खुद प्रिंट निकाल के ले आए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग को कंडक्ट करना, ट्रेनिंग लेना और ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस गेन करना ज़रूरी है, तब उस सर्टिफिकेट का आपको फ़ायदा है। अदरवाइज अगर आप वो पीस ऑफ पेपर ही अपने लिए यूज़ करते हैं तो उसका आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, या फिर आपका कोई प्रैक्टिकल टेस्ट होता है तो उसमें आप पास नहीं हो पाते और आपको अच्छी जॉब नहीं मिलती। ठीक है ना। तो इसलिए ट्रेनिंग अगर ले सीखें तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपनी लाइफ में एक मेंटोर अपना जो है डिसाइड कर लें, किसी प्रोफेशनल के साथ अटैच हो जाएं। ना सिर्फ ट्रेनिंग्स लें, बल्कि अगर कहीं पे कंसल्टेंसी की ज़रूरत है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई एडवाइस की ज़रूरत है,
तो वो आप उससे कंसल्ट करके अपनी गाइडेंस ले सकते हैं उससे, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारा थर्ड टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। अभी चंद सेकंड रह गए हैं, ये सेशन एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर हैविंग दिस गुड पार्टिसिपेशन इन दिस ट्रेनिंग नंबर 4। इंशाल्लाह कल हमारा जो है ट्रेनिंग नंबर 5 का सेगमेंट होगा, लेकिन वो वाला कल का सेगमेंट हमारे ना तो क्विज में शामिल होगा और ना ही डिस्कशन में शामिल होगा। 4 ट्रेनिंग जो हैं